इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। थोड़ी ही देर पहले तुम मुझसे ही कह रही थी ना कि पलक तुम जैसी लड़की नहीं है। सही कहा था अनन्या तुमने, पलक मेरी जैसी लड़की नहीं है। पलक तो मेरी भी गुरु है। कल तक बिना ब्याही लड़की आज शादीशुदा हो गई। कैसे? ऐसा भी कौन सा लड़का फंसा लिया तुमने एक ही दिन में, जो इतने सारे ज्वेलरी, इतना लग्जरियस गाड़ी तुम्हें लेकर आई है। तभी अनन्या ने फिर से पलक से पूछा कि तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना पलक? एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तुम शिवम की तरफ तो देखो। शिवम को रो रो कर क्या बुरा हाल हो गया है। बताओ पलक, यह सब कैसे हुआ? पलक रोते रोते बोली, मुझे भी नहीं पता कि मेरी शादी कब, कैसे और किस लिए हुई है। मेरी शादी कोई रीति रिवाज वाली शादी नहीं है, या एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरी माँ ने मुझसे यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, लेकिन किस लिए यह तो मैं भी नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी शादी करण कपाड़िया से हुई है और वह अनिल कपाड़िया का बेटा है। तभी अनन्या ने कहा, रॉयल इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे से तुम्हारी शादी हुई है? पलक ने हाँ में सिर हिला दिया। तो इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है। शुक्र मनाओ, बिना माँ बाप की लड़की की इतनी बड़ी रॉयल इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे से शादी हुई है। रिया ने ताना मारते हुए कहा। रिया को पलक से इसलिए ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि रिया का हमेशा से यही सपना था कि उसकी शादी करण कपाड़िया से हो। लेकिन जब उसे पता चला कि पलक की शादी उसी से हो चुकी है तो वह जलन के मारे मरी जा रही थी। इन सभी बातों के बीच समय का पता ही नहीं चला और लेक्चर के लिए बेल बज गई। चारों क्लास लेने के लिए रूम में पहुंच गए। जैसा हाल अभी शिवम, अनन्या और रिया का था, ऐसा ही बिल्कुल हाल अमर प्रोफेसर का था। जब उन्होंने पलक को देखा, वह भी पलक को इस हाल में देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया, लेकिन अब सबको यह सच्चाई अपनानी ही पड़ी। पलक को आज का दिन कॉलेज में काटने बहुत ही भारी पड़ रहा था। पलक को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे पलक अनजानों के बीच आ खड़ी हुई है। जैसे तैसे कॉलेज पूरा हुआ और पलक अपने घर पहुंच गई। पलक के घर में सब पलक से ज़्यादातर प्यार ही करते, लेकिन पलक की सास बहुत सख्त लहजे की थी। उसके लिए हर कार्य समय पर पूरा होना ही चाहिए। अगर कोई कार्य समय पर नहीं हुआ तो मानो घर में बवाल आ जाता था। आज पलक की सास नहीं, पलक को दाल बाटी चूरमा, आलू के पराठे, लिट्टी चोखा और 3 तरह की सब्जी बनाने का काम दिया था। उसके लिए आपकी सास ने पलक को 3 घंटे का समय दिया था और साफ साफ कह दिया था, अगर 3 घंटे में खाना बनकर तैयार नहीं हुआ तो सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर आज सब भूखे सोए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी पलक। पलक हर काम में बिल्कुल माहिर थी। पलक को घर का सारा काम करना आता था, लेकिन पलक जानती थी इन सब काम करने के लिए 3 घंटे बहुत कम है। लेकिन पलक नहीं, फिर भी हार नहीं मानी और लगातार मैं खाना बनाती ही रही। थोड़ी देर बाद नैना और अवनी भी अपने कॉलेज से लौट कर आ गई। जैसे ही वह दोनों घर के अंदर आई तभी जोर की आवाज़ अंदर से आई, रुक जाओ वहीं। तभी नैना ने अवनी से कहा, मैंने कहा था तुझसे सीधा कर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखना माँ का क्या हाल करेगी हमारा। तभी रेखा अंदर से आई और बोली, कहाँ थी तुम दोनों? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा कॉलेज 3 बजे तक ख़त्म हो जाता और तुम 5 बजे घर आ रही हो। कहाँ थी 2 घंटे तक? जल्दी बताओ, तुम्हारे लिए घर से गाड़ी भेजी जाती है लाने के लिए, तुम फिर भी 2-2 घंटे लेट आती हो। बताओ जल्दी, कहाँ थी तुम? तभी अवनी अपने मन ही मन में कहने लगी, क्या बताऊँ माँ कि हम KGF 2 देखने गए थे और वह भी हम पूरी नहीं देख पाए। तभी नैना ने झूठ बोलते हुए कहा, वे एक्चुअली माँ सिमरन के नोट्स तैयार नहीं थे, इसलिए हम उसके घर पर जाकर उसे नोट्स देकर आए थे और उधर से आते वक्त रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम कॉलेज से आने में लेट हो गए। तभी रेखा ने नैना के कान पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और बोली, झूठ बोल रही हो, मैंने सिमरन पर फ़ोन कर लिया था, उसने कहा उसके पास तुम नहीं गई। कॉलेज से लेट आने का ज़्यादा ही शौक़ है ना, तो सुन लो तुम भी आज के बाद तुम्हें कभी भी गाड़ी लेने नहीं चाहिए
और ना ही छोड़ने जाएगी और ना ही तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी से पैसे दिए जाएंगे। तुम्हें हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपये ही मिलेंगे और अब से तुम बस से आया जाया करोगी। जाओ अब मेरी नज़रों के सामने से। जाते जाते अवनी कहने लगी, चलो अच्छा हुआ इस बात की तो मुझे आ गई कि अब हमें ड्राइवर छोड़कर नहीं आया करेगा। अब हम कितनी भी देर लगाकर कॉलेज से लेट आए और घर आकर बोल दिया करेंगे कि ट्रैफिक था या मज़े आ गए। बस वह कहने लगी थी, पैसे थोड़े कम है लेकिन क्या हुआ, एडजस्ट हो जाएगा। इन सब बातों में पूरे 3 घंटे निकल गए। एक तरफ से आकर डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने के लिए बैठ गए। पलक ने सारा खाना तैयार कर दिया था। पलक ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रेखा के द्वारा बताया हुआ सारा खाना लगा दिया। सिर्फ वह लिट्टी चोखा बनाना भूल गई और जब उससे गलती हुई तो घर में तूफान आना तो निश्चित था। तभी रेखा ने पलक को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगी, पलक बहू जल्दी आओ, यह सब क्या है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया था या नहीं? यह इतनी जल्दी भुलक्कड़ हो गई हो, खाना भी तुम पर ठीक से बनाया नहीं गया। कॉलेज तो सच संवर कर जाना याद रहा और खाना बनाना याद नहीं रहा। इतना कहने के बाद रेखा ने वह सारा खाना नौकरों में बांट दिया और सबको भूखा सोने के लिए कह दिया। पलक को इस बात का बड़ा ही दुख था कि उसकी वजह से आज सारे घर वालों को भूखा ही सोना पड़ा। ये सारी बात सोच सोच कर पलक को सारी रात नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही सबसे पहले पलक ने सबके रूम में उसके लिए ही टी कॉफ़ी भिजवा दी। नैना और अवनी के रूम में कोल्ड कॉफ़ी, नवीन के रूम में कॉफ़ी, करण के लिए ब्लैक टी और अपने सासू माँ के लिए अदरक वाली चाय भिजवा दी। जैसे सब सोकर उठे उन्होंने अपनी टेबल पर यह सब रखा हुआ देखा तो उन्हें थोड़ा अचंभा हुआ कि आज वक्त से पहले ही सारी चीज़ बिना मांगे हमारे रूम तक आ गई, वरना हमें 1 घंटे तक नौकरों के पीछे चिल्लाना पड़ता था कि हमारे लिए कॉफ़ी दे तो टी दे दो। सब लोग रात के भूखे थे इसलिए सब तैयार होकर जल्दी ही डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। जैसे ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचे उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से ही लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल पर 3 तरह की सब्जी, पराठे, ढोकला, पोहा, आलू टमाटर, पालक पनीर और मलाई कोफ्ता बने हुए रखे हैं। सब देखकर बड़े ही अचंभे में थे कि आज खाना भी समय से पहले ही लग चुका है। तभी पलक रसोई से बाहर आई और बोली, कल आप लोगों को मेरी वजह से भूखा ही सोना पड़ा था, इसलिए मैंने आज खाना बना दिया है, जल्दी ही आप सब खा लीजिए। सब ने खाना खाया और पलक की जमकर तारीफ़ की। नैना और अवनी ने कहा, भाभी क्या मस्त खाना बनाया है, इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। नवीन ने कहा, सच भाभी बहुत लजीज खाना बनाया है आपने। करण ने भी पलक इशारों में तारीफ़ की। करण ने इशारे के देखकर पलक को हंसी आ गई, इसलिए उसने अपने मुंह फेर लिया। सब लोग खाना खाकर जैसे ही उठे तभी पलक की सास ने पलक से कहा, रात सब लोग भूखे ही सो गए थे, इसलिए मैंने इन सब को आज जल्दी खाना खाने से नहीं रोका। मैंने तुमसे कल ही बता दिया था कि इस घर में जो भी कार्य होता है सब समय पर ही होता है, फिर भी तुमने आज का खाना जल्द ही बना दिया। सुबह का खाना 10 बजे खाया जाता है और आज का खाना सारे घर वालों ने 8 बजे ही खा लिया, वह भी बिना कृष्णा जी को भोग लगाए। या तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी पलक, अगर इसके बाद तुमने कोई भी गलती की तो वो रहा घर का दरवाज़ा। इतना कहने के बाद रेखा गुस्से में वहाँ से चली गई। तभी पलक के ससुर ने कहा, तुमने रेखा से क्यों नहीं कहा कि कृष्णा जी को भोग तुमने पहले ही लगा दिया था? तभी पलक ने नील से कहा, जाने दीजिए पापा जी, इसमें गलती मेरी ही थी। अगर मैं कल वक्त पर खाना बनाकर सबको खिला देती तो आज सबको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। इतना कहने के बाद पहले बोली, पिताजी मैं कॉलेज के लिए चलती हूँ, कॉलेज भी यहाँ से बहुत दूर है इसलिए जाने में समय लगता है। तभी नील ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने तुम्हारा कॉलेज चेंज करवा दिया है, अब से तुम्हें तुम्हारे पुरानी कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। मैंने 20 से ही तुम्हारा सेशन नवीन के कॉलेज में करवा दिया है। तभी पलक ने कहा, लेकिन पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, कभी भी 20 से किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और फिर तभी नील कपाड़िया ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, नवीन के कॉलेज का ट्रस्टी मुझे जानता है, इसलिए तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। पलक ने
नील के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कमरे में आकर रोने लगी। जब करण ने पलक को इस तरह रोते हुए देखा तो करण ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो पलक, क्या हुआ? तभी पलक ने करण को सारी बातें बताई। तो करण ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, सही है ना? पहले तुम्हें इतनी दूर कॉलेज के लिए जाना पड़ता था और नवीन का कॉलेज तो यहीं पास में ही है। पलक ने कहा, कॉलेज चेंज करने का दुख नहीं है मुझे, लेकिन पुराने कॉलेज में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, शिवम, अनन्या, रिया, मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है। इतना कहने के बाद पलक करण के गले लग कर रोने लगी। करण ने पलक को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ों की बहुत याद आएगी, यहाँ तक कि तुम्हें आज अपने पुराने दोस्त भी याद आ रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें इन सब को भूलना ही था। चलो चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड की इतनी ही याद आ रही है तो कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे बर्थडे के दिन हम तुम्हारी सारे फ्रेंडों से मिलने चलेंगे और वहाँ तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी भी रखेंगे। करण के मुंह से यह सारी बातें सुनकर पलक ने करण को एक किस कर दी। जैसे ही पलक ने करण को किस किया तभी वहाँ पर नवीन आ गया। नवीन पीछे से हटते हुए बोला, सॉरी भैया भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा, और कमरे से बाहर आकर ज़ोर से, भाभी जल्दी आओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। इतना कहकर वहाँ से चला गया। पलक करण से दूर होती हुई कमरे से बाहर चली गई और नवीन के साथ कॉलेज, उन दोनों के कॉलेज जाने के बाद नील कपाड़िया के बचपन के मित्र उनके घर पर अपनी बेटी आंचल की शादी का कार्ड लेकर आए और उन्होंने नील से कहा, मेरे दोस्त, मेरी बेटी की शादी में तुम्हें ज़रूर आना है। तभी नील ने कहा, यार कैसी बात कर रहा है तू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी ही तो है, और मैं अपनी बेटी की शादी में ना आऊँ, ऐसे हो सकता है? 10 मिनट के बाद ही पलक और नवीन कॉलेज पहुंच गए। नवीन ने पलक को सारा कॉलेज घुमाया। लास्ट में उसने कैंटीन दिखाया और कैंटीन दिखाते हुए बोला, चलो भाभी कैंटीन में कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। वह दोनों तो कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए बैठ गए। तभी उन दोनों को माहिरा और समायरा ने देख लिया। उन दोनों ने हर्षिता को जाकर यह सारी बातें बता दी और कहा, तुम तो कहती थी ना कि नवीन सिर्फ मेरा है, कैंटीन जाकर देखो किसी नई लड़की के साथ बैठा कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, और मैंने तो उस लड़की को पहले अपने कॉलेज में कभी नहीं देखा। माहिरा और समायरा हर्षिता के लेफ़्ट और राइट हैंड थी। कॉलेज में क्या क्या हो रहा है उन सारी की सारी खबरें हर्षिता तक पहुंचाने का यही दोनों काम करती थी। आज हर्षिता को नवीन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जाते ही नवीन के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, यू चीटर, लॉयर, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ जन्म तक निभाओगे और इतनी जल्दी अपनी कही सारी बातें भूल गए। तभी पलक ने नवीन के से इशारों में पूछा कि यह लड़की कौन है। नवीन के बोलने से पहले हर्षिता बोली, इससे क्या पूछ रही हो, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। हर्षिता के मुंह से यह बात सुनकर पलक को हंसी आ गई। पलक ने थोड़ी सी नवीन की टांग खिंचाई की और बोली, तुम होती कौन है मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारने वाली। पलक की यह बात सुनकर नवीन तो पलक को देखता ही रह गया और मन ही मन कहने लगा, यह क्या कर रही हो भाभी, आज तो तुम मुझे पक्का ही मरवाओगी। जैसे हर्षिता दोबारा नवीन से लड़ने के लिए चली तभी पलक ने कहा, वेट, अच्छा बाबा रुको, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसकी, मैं भाभी हूँ इसकी। इतना कहने के बाद नवीन हर्षिता की तरफ मुड़ा और बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो। तो तुम्हें बिना पूछे मुझ पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इतना कहने के बाद हर्षिता कहने लगी, पहले क्यों नहीं बताया था तुमने, और मेरे को कोई सपना थोड़ी नहीं आएगा कि तुम दोनों देवर भाभी हो। और भाभी आप भी नवीन की खिंचाई कर रही थी, आपने भी तो नहीं बताया कि आप इनकी भाभी हो। हर्षिता की इस बात पर पलक को हंसी आ गई और बोली, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा था तुम्हारी इस लड़ाई को देखकर, बस एक बार तो थोड़ा सा बुरा लगा, मेरे हंसते खेलते देवर के कान पर एक थप्पड़ जड़ दिया तुमने। इतना कहने के बाद हर्षिता और पलक दोनों ही हंसने लगी। तभी नवीन ने कहा, हंस लो बेटा, हंस लो, मेरा भी दिन आएगा हंसने का, हंस लो। इतना कहने के बाद दोनों अपनी अपनी क्लासों में चली गई। शाम के समय जब दोनों ही कॉलेज से लौटे तो पलक ने करण से सारी बातें बताई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते बता रही थी किस तरह देवर जी का मुंह देखने लायक था।
उनका मुंह तो पूरा लाल ही पड़ गया था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, पलक और करण की दूरियां कम होती जा रही थी। जैसे इन दोनों ने ही अपना लिया था कि ना पति पत्नी हैं। अब उनके बीच कोई भी दूरी नहीं थी। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होना शुरू हो गया। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए, जब शिवम ने अनन्या से पूछा पलक अब कॉलेज क्यों नहीं आती है, तभी अनन्या ने शिवम से बताया, मैं तुमसे बताना भूल गई थी, जिस दिन पलक का बर्थडे था उस दिन पलक और उसके हस्बैंड दोनों यहाँ आए थे। तभी पलक ने मुझे बताया था कि उसका सेशन 20 से दूसरे कॉलेज में स्टार्ट हो गया है। अब वह दोबारा लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसको यहाँ पर कोई भी नहीं है। इतना सुनने के बाद शिवम को तो मानो जैसे तेज का धक्का लग गया। लेकिन अब शिवम को भी यही अपनाना था ही कि पलक अब किसी और की हो चुकी है। पलक की याद को भुलाने के लिए शिवम ने अपने ही डैड के बिजनेस को अपने हाथों में संभाल लिया और उसी बिजनेस में लग गया। नील कपाड़िया ने सबसे जल्दी तैयार होने के लिए कहा और कहा, भाई शादी आज ही है, जल्दी से तैयार होकर आओ। तभी नवीन ने पलक से कहा, भाभी जल्दी चलिए, तैयार होकर आइए और भैया को भी लेकर आइए। पापा के बचपन के दोस्त की बेटी की शादी है आज। अगर वह आज शादी में 1 मिनट भी लेट पहुँचे तो हमारी तो खैर ही नहीं। पलक ने कहा, ठीक है तो मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। नवीन ने कहा, 5 मिनट या 5 घंटे। सब लोग तैयार होकर धीरे धीरे नीचे आ गए। सिर्फ रह गए थे करण और पलक। तभी नील ने कहा, नवीन देख कर तो आओ, करण और पलक अभी तक आए क्यों नहीं। पलक ने आज लाइट की ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था। उसकी खंडी ब्लाउज, उसके लंबे बाल, दूध के जैसे सफ़ेद चेहरे। जैसे ही करण ने पलक को देखा, वह तो देखता ही रह गया। करण ने सिर्फ अभी तक कोट पैंट की सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसने अभी तक शर्ट या बनियान ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। करण जैसे जैसे पलक के नज़दीक आ गया, पलक की सांसें तेज होने लगी। करण ने पलक के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। और जैसे ही वह पलक को किस करने वाला था, तभी नवीन दरवाजे पर आ धमका और कहने लगा, सिट, आप लोग दरवाज़ा बंद कर नहीं सकते थे क्या, वरना मुझे ही ताना मारेंगे। हर बार हमारा रोमांटिक मूड ख़राब कर देता है। अब जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। इतना कहते ही नवीन तो वहाँ से चला गया। लेकिन पलक की हंसी छूट गई और वह ज़ोर ज़ोर से बेड पर गिरकर हंसने लगी। पलक को हंसता देखकर करण को भी हंसी आ गई। करण बेड पर पलक के ऊपर आ गिरा और उसने पलक को दोनों हाथ से अपने हाथ में फंसा लिए और अपने ओंठ पलक के ओंठों पर टिका दिए। लगभग 2 मिनट के किस के बाद पलक वहाँ से छूटकर भागी और बोली, पापा नीचे वेट कर रहे हैं, आप जल्दी तैयार होकर आ जाइए। इतना कहने के बाद पलक नीचे पहुँच गई। पलक के नीचे पहुँचते ही नील ने कहा पलक से, करण कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। पलक ने कहा, आप चलिए, वह आते ही होंगे। नील, रेखा, नैना, अवनी या चारों एक गाड़ी में चले गए और करण की गाड़ी में पलक और नवीन आधे घंटे बाद पूरी कपाड़िया फैमिली शादी में पहुंच गई। शादी में पहुंचते ही महावीर सिंह ने पूरी नील कपाड़िया का स्वागत किया और खाना खाने के लिए बोला। शादी की विधियां शुरू हो गई। अब सिर्फ फेरे और विदाई ही बाकी थी। जैसे ही आंचल फेरों के लिए मंडप में पहुंची, तभी लड़की वालों ने महावीर सिंह के आगे एक डिमांड रख दी और कहा, जब तक तुम हमें पूरे 20 लाख रुपए नहीं दे देते तब तक आंचल की शादी नहीं होगी। महावीर सिंह एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते थे। वह 20 लाख रुपए कहाँ से लाते। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर लड़के वालों के पैरों में रख दी और कहा, आपने तो शादी से पहले कहा था कि आपको दहेज में कुछ नहीं चाहिए, और आप अब ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपकी दहेज न मांगने पर फिर भी मेरी तरफ से जो बन पड़ा मैंने दिया। महावीर सिंह की बात काटते हुए लड़के वालों ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना। अगर 20 लाख रुपए दोगे तो शादी होगी, वरना फेरों पर से ही बारात वापस लौट जाएगी। लड़कों वालों की यह बात सुनकर महावीर सिंह तो जैसे पागल से ही हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कृपया करके ऐसे मत करो आप लोग। हाँ, शादी के बाद मैं 20 लाख रुपए चुका दूंगा, लेकिन अभी मेरी इज्जत को रख लीजिए। अगर आज मंडप पे से बारात वापस लौट गई तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। सारे समाज में मेरी बेटी की थू थू हो जाएगी। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लड़कों वालों ने एक ना सुनी और
मंडप पे से ही बारात वापस लौट गई। अब आंचल के पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अब मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। नील कपाड़िया महावीर सिंह को संभालते हुए बोले, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी की शादी मैं करवाऊंगा एक अच्छे से परिवार में। तभी महावीर सिंह ने कहा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसकी बारात मंडप ऐसे ही लौट गई हो? कहीं ना कहीं नील कपाड़िया यह बात जानते थे कि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा जिसकी बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई हो। वह तो उस समय में सिर्फ महावीर सिंह को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महावीर सिंह की हालत को देखकर वहाँ सभी को रोना आ रहा था और आंचल भी वहीं मंडप पर गिरकर रोने लगी। कौन करेगा मेरी बेटी से अब शादी? उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। क्या इज्जत रह गई मेरी बेटी की इस समाज में? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी। जैसे सबने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, कौन शादी करने की कह रहा है आंचल से। अभी नील कपाड़िया ने कहा, नवीन तुम करोगे आंचल से शादी? नवीन ने कहा, जी पापा, मुझसे आंचल की यह हालत देखी नहीं जा रही है। रेखा और डील ने नवीन से उसका फैसला दोबारा पूछा, क्या तुम सच में आंचल से शादी करने वाले हो? नवीन ने बेधड़क जवाब देते हुए कहा, जी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नवीन के इस फैसले ने आंचल की ज़िंदगी को तो संवार दिया था, लेकिन हर्षिता की ज़िंदगी को उजाड़ दिया। हर्षिता जो सालों से नवीन के सपने सजाए हुए थी, नवीन उन सब सपनों को एक ही झटके में तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फिर से शहनाई बजने लगी और फिर से खुशी का माहौल चारों तरफ छा गया और फेरे शुरू हो गए। नवीन के फेरों को देखकर पलक ने करण से कहा, मैंने भी अपने शादी के ख्वाब कुछ ही ऐसे ही देखे थे। मैं भी हमेशा से यही सोचती थी कि मुझसे शादी करने के लिए मेरा राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर मुझे लेने आएगा। वह भी मेरी मांग में सिंदूर से सजाएगा। मेरे भी फेरे होंगे, लेकिन मेरे यहाँ सब सपने अधूरे ही रह गए। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। इतना सुनते ही पलक और करण दोनों का ध्यान टूटा और नवीन को बधाई दी। अब विदाई का वक्त आ गया था। महावीर सिंह ने नवीन के हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। पता नहीं मैं तुम्हारा यह एहसान इस जन्म में चुका भी पाऊंगा या नहीं। नवीन ने तभी महावीर सिंह के पैर छूते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। अब आप अपने सीने पर से आंचल का बोझ उतार दीजिए। आज से आंचल मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहने के बाद पूरी कपाड़िया फैमिली कपाड़िया मेंशन के लिए निकल गई। रेखा ने नौकरों को फ़ोन करके गृह प्रवेश की सारी तैयारियां करवा दी। करण ने एक बार पलक की तरफ देखा और अपने मन में सोचने लगा, तुम चिंता मत करो पलक, जिस दिन हम दोनों के बीच की सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम दोनों फिर से शादी करेंगे और सारे रीति रिवाज से करेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।